श्रीमान विवेक नारायण सेजवलकर जी, सुश्री रीमा प्रकाश जी, जॉन किसली जी, डॉक्टर ओमवीर सिंह जी और इस अवसर पर उपस्थित एसोचैम इन्वेस्ट इंडिया के सभी सदस्यगण, उपस्थित सज्जनों और पत्रकार मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, एसोचैम और इन्वेस्ट इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में गाला ऋषि की तपोभूमि पर यह समिट आयोजित की जा रही है। इस समिट की सफलता के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ग्वालियर का यह पूरा अंचल, जिसमें ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, शिवपुरी है, श्योपुर है, यह सारा अंचल जो है कृषि की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। यह अलग बात है कि अनेक कारणों से इस क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं वो देश के मानस पटल पर ठीक प्रकार से उभर नहीं पाई है। यह पूरा क्षेत्र संगीत, कला और संस्कृति की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। इस क्षेत्र में पुरातत्व की दृष्टि से जो धरोहर है उनका भी अपना विश्वव्यापी महत्व है। सेवा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सेवा के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र का अतुलनीय योगदान रहा है। सेना के क्षेत्र में अगर हम देखें तो भी हमें ध्यान में आएगा कि इस क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग सेना में काम करते रहे हैं और जब जब देश में युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई तब तब लोगों ने अपनी शहादत देने से भी कभी पीछे नहीं हटे। आजादी के आंदोलन में भी अगर हम देखेंगे तो इस क्षेत्र की महती भूमिका थी और जब इन सब विधाओं को देखते हुए हम इस क्षेत्र की कृषि पर विचार करें तो इस क्षेत्र में कृषि भी काफी अच्छी अवस्था में है। चाहे हम खाद्यान्न को देखें तो खाद्यान्न की दृष्टि से भी गेहूं और धान का उत्पादन बड़ी संख्या में होता है। दलहन और तिलहन की दृष्टि से भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और विशेष रूप से सरसों की दृष्टि से देखें तो यह अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। बागवानी के लिहाज से भी इस क्षेत्र का अपना योगदान है और साथ ही साथ यह क्षेत्र लगातार तिलहन की प्रोसेस ठीक से हो सके इसमें भी अपना योगदान करता रहता है। भिंड में, ग्वालियर में, मुरैना में अगर देखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से भी अनेक इंडस्ट्रियां हैं जो अपना योगदान समय समय पर करती रहती है। लेकिन आज इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी है कि मुरैना जिला शहद की दृष्टि से भी काफी अग्रणी जिलों में गिना जाता है। शहद उत्पादन में हम प्रथम क्रम पर हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि नेफेड ने
शहद का एक एफपीओ बनाया है और उसके माध्यम से शहद के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो सके, गुणवत्तापरक उत्पादन हो सके, अच्छी पैकेजिंग हो सके, अच्छी लेबलिंग हो सके और हमारे यहाँ का शहद देश में भी प्रमुखता से बिचे और दुनिया के बाजार में भी शहद को स्थान मिले, इस बात की कोशिश एफपीओ के माध्यम से की जा रही है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं और जो छोटे किसान स्वयं भी निवेश करने में सक्षम नहीं है और स्वयं किसी प्रकार का जोखिम उठाने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब तक 86% छोटे किसान की ताकत नहीं बढ़ेगी तब तक आत्मनिर्भर गांव बनाना कठिन होगा, आत्मनिर्भर कृषि की कल्पना करना कठिन होगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी हमारे सामने बाधाएं खड़ी रही। और इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो छोटा किसान है उस किसान की आमदनी कैसे बढ़े। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में कोशिश की गई है कि छोटे किसान की आय में वृद्धि हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आज 10.5 करोड़ किसानों को लगभग 1,15,000 करोड़ रुपया उनके खाते में भेजने का काम किया गया। इससे उनकी 6,000 रुपया वार्षिक आय बढ़ी है। लेकिन यही काफी नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि छोटा किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, छोटा किसान टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, गुणवत्ता पूर्ण फसलों का उत्पादन कर सके, अपने उत्पादन को वैश्विक मानकों के अनुसार कर सके। और यह सब तब हो पाएगा जब किसान की जोखिम इसका प्रबंध हम कर देंगे अथवा किसान की जो फसल है उसकी प्रोसेसिंग पर्याप्त मात्रा में होना शुरू हो जाए। और इसलिए देश में नए 10,000 एफपीओ बनाने का काम केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है। ये 10,000 एफपीओ देश भर में बनेंगे। इन पर 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने जा रही है। ये एफपीओ का गठन एफपीओ के माध्यम से खेती या किसान की खेती में लागत भी कम करेगी, उसके रकबे में भी इजाफा करेगी, उसके उत्पादन में भी इजाफा करेगी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी सामूहिक प्रयत्न हो सकेंगे। एकीकृत सिंचाई की ओर भी किसान जा सकेंगे और वह अपने उत्पादन के भाव को भी अपनी मर्जी के हिसाब से तय कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाएं या फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की ग्रीन ऑपरेशन जैसी योजनाएं, इनका लाभ भी किसानों को मिलेगा तो निश्चित रूप से किसानों की ताकत बढ़ेगी। आज आवश्यकता है छोटे किसान पर फोकस करने की। आज आवश्यकता है खेती के क्षेत्र में निजी निवेश पहुंचाने की और आज आवश्यकता है खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी पहुंचे। इस दिशा में काम करने की बहुत तेजी के साथ आवश्यकता है। इसलिए जब एफपीओ का कल्पना आई तो निश्चित रूप से हम लोगों ने ये भी प्रबंध किया है कि कोई भी एफपीओ अगर 2 करोड़ रुपए तक का ऋण लेगा अपनी फसल को प्रोसेसिंग करने के लिए तो उसको 3% ब्याज की छूट यह केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी।
सीबीओ एफपीओ को पूरा हेल्प करेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा, वो ठीक प्रकार के बीजों का चयन कर सके और ठीक प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके। इस दिशा में सीबीओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती के क्षेत्र में निजी निवेश न होने के कारण भी किसान को कठिनाई है। आज किसान अपनी फसल को अगर रोकना चाहे तो उसके पास भंडारण की सुविधा गांव में नहीं है, और इसलिए आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत यह कोशिश की गई है कि किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक मिले। 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना फंड प्रावधान किया गया है। पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपया रखा गया है। मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपया रखा गया है। 4,000 करोड़ रुपया हर्बल खेती के लिए और 10,000 करोड़ रुपया फूड प्रोसेसिंग की छोटी इंडस्ट्री को मदद करने के लिए। इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से कोशिश है कि गांव-गांव तक वेयर हाउस पहुंचे, कोल्ड स्टोरेज पहुंचे और जिनका लाभ किसान को मिले। छोटे कोल्ड स्टोरेज की कल्पना भी है जिसमें किसान अपने ऐसे उत्पाद जो जल्दी खराब होते हैं उनको रोज का रोज रख सके और उनका वाजिब दाम उसे मिले, तब वह बेचने की स्थिति में आ पाए। लेकिन आज आवश्यकता है फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने की, क्योंकि उत्पादन की दृष्टि से अगर हम खाद्यान्न में देखें तो हम अधिशेष राष्ट्र हैं और बाकी जितने कृषि उत्पाद हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे अन्य उत्पाद हों, बागवानी के उत्पाद हों, सब्जियां हों, हम दुनिया में या तो पहले नंबर पर हैं या दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं। तो हमारे किसानों का परिश्रम और हमारे वैज्ञानिकों का अनुसंधान, इन दोनों का परिणाम है कि उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। लेकिन उत्पादन बढ़ेगा और प्रोसेसिंग नहीं बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आने वाले कल में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आज स्वाभाविक रूप से खाद्यान्न में गेहूं और चावल, इस दृष्टि से हम कई प्रकार की परेशानियों को भी झेल रहे हैं, लेकिन खाद्यान्न का उत्पादन निरंतर बढ़ता रहे, यह भी हमारी कोशिश है। क्योंकि आने वाले कल में जब 2050 आएगा और उस समय जो जनसंख्या हमारे सामने होगी, उस समय खाद्यान्न की जो आवश्यकता हमें होगी, उस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भी खाद्यान्न की प्लानिंग हम लोगों को करना है। लेकिन साथ ही साथ हमारा सब्जियां हैं, फल हैं, इनका उत्पादन बढ़े, इनकी प्रोसेसिंग बढ़े और इनका एक्सपोर्ट बढ़े, यह देश की जरूरत है। और इस रास्ते को जब हम अपनाएंगे तो ही किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिल सकेगा। और इसलिए भारत सरकार ने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की है, अनेक परियोजनाएं भी प्रारंभ की हैं और हमारे यहाँ लगातार इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि बिना देर लगाए अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमारे यहाँ सबमिट होता है तो उसको जल्दी से जल्दी स्वीकृति दे दी जाए, जल्दी से जल्दी उसकी सब्सिडी रिलीज कर दी जाए, जिससे कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो भारत सरकार का योगदान है वह योगदान अपेक्षा के अनुसार हो सके। आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की भी है कि हम तिलहन की प्रोसेसिंग करें और उसको थोड़ा विकेंद्रित प्रोसेसिंग करें। हम चाहें तो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी उसमें नीचे तक जा सकते हैं और कोई ऐसी परिकल्पना आए कि छोटी छोटी इंडस्ट्री लगे और एक बड़ी इंडस्ट्री सबका माल ले ले और उसके बाद वो पैकेजिंग और लेवलिंग करके
उसका मार्केटिंग करें तो बहुत सारे गांव के गरीब लोगों को, महिलाओं को भी रोजगार की उपलब्धता हो सकती है। इस दिशा में भी निश्चित रूप से विचार हम सब लोगों ने करना चाहिए। साथ ही साथ हम यह भी ध्यान रखें कि हमारे यहाँ मिलेट्स का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है, इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। एक समस्या हमारे सामने क्लाइमेट चेंज की भी है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके कारण पानी की कमी और मौसम परिवर्तन की मार, दोनों चीजों को हमें झेलना पड़ रहा है। और इस दिशा में हम देखते हैं कि जब धान की खेती करते हैं तो धान की खेती में बड़ी मात्रा में पानी लगता है, उससे कम थोड़ा गेहूं की खेती में लगता है। लेकिन हम अगर फसल के डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान देंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान दलहन और तिलहन की तरफ तो जाएगा ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां पानी की कमी है, पठार हैं, खेती की दृष्टि से पिछड़े हैं, वहां मिलेट्स को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अभी भी बाजरा, ज्वार, ये सब रागी, ये सब चीजें लोग पैदा करते ही हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से इनको जिस प्रकार के बाजार की आवश्यकता है वो बाजार की उपलब्धता नहीं होती। अभी कोविड के संकट के दौरान आप सबने अनुभव किया होगा, यद्यपि किसानों ने और खेती के क्षेत्र ने अपनी ग्रोथ को काफी अच्छी स्थिति में रखा है। दुनिया के सारे कल कारखाने बंद हो गए थे, लेकिन खेती की ग्रोथ किसानों ने मेंटेन करके रखी है। और जब लोग कोरोना से परेशान थे तो लोगों में चर्चा का विषय था इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, और इसलिए फिर कोई दालचीनी का प्रयोग कर रहा है, कोई दूध में हल्दी डालकर पी रहा है, कोई बाजरे की रोटी खा रहा है, कोई ज्वार की रोटी खा रहा है, कोई रागी का उपयोग कर रहा है। और पूरे दुनिया में यह सिद्ध हो गया है कि कुल मिला के इम्यूनिटी बूस्टर के लिए ये मिलेट्स बहुत आवश्यक है। और मिलेट्स का अगर प्रोसेसिंग करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं तो निश्चित रूप से दुनिया में एक बड़ा बाजार भारत के मिलेट्स को मिल सकता है, और मिलेट्स पैदा करने वाले किसानों को भी एक अच्छा दाम मिल सकता है, और जिससे वो दिशा में प्रवृत्त भी होंगे, प्रोत्साहित भी होंगे, और फसलों की दृष्टि से भी जो विविधता हम चाहते हैं वो विविधता भी संभव हो पाएगी। और इसलिए आज की यह आवश्यकता है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक इस प्रकार की योजनाएं आरंभ की हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से हम अपना उत्पादन बढ़ा सकें, उत्पादकता बढ़ा सकें, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकें, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें, और देश में भी अपने उत्पाद का मार्केट खड़ा करें, और दुनिया में भी हम अपने कृषि उत्पादों को निर्यात कर सकें। इस दृष्टि से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की जो योजनाएं हैं वो हमारे अधिकारी गण वहां उपस्थित हैं, उन सब लोगों ने आप सबके समक्ष निश्चित रूप से रखी ही होंगी। उन योजनाओं का भी लाभ हमारे सारे इंडस्ट्री के लोग उठाएं, जिससे कि प्रोसेसिंग इस क्षेत्र में बढ़े, इस क्षेत्र का पिछड़ापन हम दूर कर सकें, और किसानों को उनके उत्पादन का वाजिब दाम मिल सके। इस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए एसोचैम और इन्वेस्ट इंडिया और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने ये जो प्रयत्न ग्वालियर की धरती पर किया है, मुझे लगता है कि आज बहुत सारे इन्वेस्टर और बहुत सारे ज्ञानी लोग इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होंगे। उन सब के अपने वक्तव्य होंगे, उन सब के सुझाव भी होंगे, इस क्षेत्र की संभावना पर भी उनका विमर्श होगा, और मुझे लगता है ये समिट कामयाबी हासिल करेगी, और इस समिट के माध्यम से हम इस क्षेत्र में प्रोसेसिंग को अग्रणी भूमिका में ला सकेंगे। मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो ज्यादा समय इस कॉन्फ्रेंस में बैठें और सभी इंडस्ट्री से जुड़े हुए महानुभावों के
विचारों को सुने। केंद्र सरकार को जो करना है वो केंद्र सरकार के अधिकारी नोट करेंगे और राज्य सरकार को जो बाधाएं दूर करना है उसको राज्य सरकार को चिंता करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यह कॉन्फ्रेंस आयोजित है, इसका जो निष्कर्ष आएगा वह इस क्षेत्र के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, खेती में किसान को वाजिब दाम दिलाने के लिए और एग्रीकल्चर का ग्रोथ बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि एसोचैम और मिनिस्ट्री और इन्वेस्ट इंडिया इन सब ने मेरे आग्रह को ध्यान दिया और मेरे क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन किया। इसके लिए मैं सभी संबंधित घटकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जो इन्वेस्टर यहाँ उपस्थित हैं उन सब का अपने क्षेत्र के एक नागरिक के नाते, प्रतिनिधि के नाते उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी इस समिट की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।